हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2016 का पेपर है। 2016 के पेपर में हम सारे के सारे जीके के क्वेश्चंस प्लस जो करंट अफेयर आए हुए हैं उनका लेवल देखेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं तो हम एनटीपीसी 29 मार्च का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये शिफ्ट 3 का पेपर है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और आज हम बचे हुए 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 की लिंक यहाँ पे होगी। ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ बायोस। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये तो बायोस का फुल फॉर्म हो गया। मगर बायोस होता क्या है अगर बात करें तो ये सिर्फ विंडोज में पाया जाता है, आपके मैकबुक या एप्पल के लैपटॉप्स में नहीं होता है, ये सिर्फ विंडोज में होता है। ये क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सबसे पहले बायोस एक्टिवेट होता है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे तो सबसे पहले बायोस एक्टिवेट होता है, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लाता है दैट इज बायोस, ठीक है। बायोस इसके साथ चेक करता है कि आपके सारे हार्डवेयर कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, जो जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नॉर्मली विच इज नॉट अ रीजन फॉर कैंसर। तो ऑप्शन दिया है इन्वायरमेंटल रीजन, जेनेटिक रीजन, जेनेटिक म्यूटेशन और ट्रांसमिशन। तो इन्वायरमेंटल रीजन तो होते हैं रीजन कैंसर के, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण कैंसर होता है, आपको पता है। जेनेटिक रीजन भी होते हैं, आपने सुना होगा कि जेनेटिक होता है, अगर किसी के पिताजी को कैंसर होने के चांसेस थे तो उनको भी कैंसर होने के चांसेस होता है, तो ये जेनेटिक होता है। फिर जेनेटिक म्यूटेशन, बिल्कुल जेनेटिक म्यूटेशन से भी कैंसर होता है, बट आपको पता होगा ट्रांसमिशन से कैंसर नहीं होता है। इसका ये मतलब है कि जैसे सर्दी वगैरह, ठीक है, आपको फ्लू पता होगा, फ्लू जो बुखार आती है, सर्दी आती है, वो ट्रांसमिशन से होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन से आपको हो सकता है। बट जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं ये ट्रांसमिशन से नहीं होती है। जैसे आपका अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में कोरोना वायरस की बात करें तो ये भी ट्रांसमिशन से हो रहा है, ठीक है। तो कैंसर ट्रांसमिशन से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन दिया है ओजोन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। तो ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती है जो हीट एब्जॉर्ब करती है, हीट या रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इनमें से देखते हैं कि कौन कौन सी गैस हीट एब्जॉर्ब करती है। तो ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर बिल्कुल हीट एब्जॉर्ब करती है। वाटर वेपर, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वाटर वेपर ही है जो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हीट एब्जॉर्ब करता है, बट हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एटम आपका हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस और कौन कौन सी होती हैं, तो जो यहाँ पे दी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर, इसके अलावा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल है, ये इन्वायरमेंट को गर्म रखती है, मगर इनका अमाउंट जब ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में तो ये दिक्कत करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर आपको याद होगा 1999 में लड़ा गया था, ठीक है। तो इसका कोड नेम क्या था? तो आप सबसे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया था। ये इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया था और जिसमें जर्नैल सिंह को ढूंढने के लिए इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में घुसी थी। इसके बाद बात करें ऑपरेशन विराट, तो ऑपरेशन विराट राजीव गांधी के समय चलाया गया था और जिसके बाद राजीव गांधी की कुछ दिनों बाद ही हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो ये एलटीटी के खिलाफ चलाया गया था और ये श्रीलंका में चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाता है ऑपरेशन विजय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये जो रुपए का साइन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो इसका आंसर है 2010 में अडॉप्ट किया गया था। तो ये जो रुपए का साइन है इसको उदय कुमार ने बनाया था या डिजाइन किया था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन अ पर्सनल कंप्यूटर। तो अगर कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड का क्या काम है। मदरबोर्ड का काम है जैसा एक जंक्शन जैसा है, ठीक है। मदरबोर्ड सीपीयू, जीपीयू, एएलयू और हार्ड ड्राइव जैसी सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड जो काम करता है वो एक जंक्शन जैसा करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें बायोस की तो अभी हमने देखा कि बायोस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकॉल करता है, ठीक है। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी है,
तो इसका आंसर हो जाएगा CPU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ लेंथ इन इंडिया इज, तो सबसे बड़ी रिवर तो गंगा रिवर है। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी, जो कि अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास से। ठीक है, अगर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, अगर हम यमुना की बात करते हैं तो यमुना का ओरिजिन होता है यमुनोत्री से, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है कैलाश पर्वत से या कैलाश माउंटेन से। ब्रह्मपुत्र को यारलंग ज़ैंगपो भी कहा जाता है तिब्बतन एरिया में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इंडिया के बाहर ओरिजिनेट होती है और अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है, तो इसको तिब्बत में यारलंग ज़ैंगपो भी कहा जाता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र पे एक रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, जो आसाम में प्रेजेंट है, उसका नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुखोई 24 Su-24 जो फाइटर जेट है उसको 2015 में शॉट डाउन किया गया था, किसके द्वारा। ठीक है, ये रशिया का फाइटर जेट है सुखोई 24। तो सुखोई 24 को किसने मार गिराया था, उसका आंसर हो जाएगा टर्की। तो ये 2015 की बात है, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी इसका रेलेवेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन वॉस, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको याद रखना साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल जो है सबसे पहली ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल में गोल्ड जीता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रकाश पादुकोण की। तो प्रकाश पादुकोण कौन है, तो सबसे पहले दीपिका पादुकोण के फादर है। जैसा आपको पता होगा दीपिका पादुकोण भी एक बैडमिंटन प्लेयर थी और इनके फादर भी बहुत अच्छे लेवल पे बैडमिंटन प्लेयर थे। अगर बात करें पुलेला गोपीचंद, तो पुलेला गोपीचंद भी बैडमिंटन प्लेयर हैं और प्रेजेंटली नेशनल कोच हैं बैडमिंटन के। ठीक है, सैयद मोदी भी आपके बैडमिंटन प्लेयर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोमीटर, तो ग्लूकोमीटर क्या होता है, जैसा आप नाम से देख सकते हैं ग्लूको या ग्लूकोज, तो ग्लूकोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्लड शुगर को चेक करता है। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट ब्लड शुगर को चेक करे उसको ग्लूकोमीटर कहते हैं, ग्लूको से आपको याद रखना है। तो इट इज अ मेडिकल डिवाइस, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रेशर इनसाइड द कैबिन ऑफ एन एयरक्राफ्ट इन एन एल्टीट्यूड इज, तो एयरक्राफ्ट के अंदर जो दबाव होता है एक एल्टीट्यूड पे, एक हाइट पे, वो कितना होता है, तो सेम एज आउटसाइड, लेस देन आउटसाइड, मोर देन द आउटसाइड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको पता रहना चाहिए कि प्लेन्स के अंदर जो एयर प्रेशर होता है वो हमेशा बाहर के एयर प्रेशर से ज्यादा होता है। ठीक है, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो नॉर्मल हमारा कमर्शियल प्लेन हो। ठीक है, तो दोनों ही प्लेन्स में जो बाहर का प्रेशर होता है उससे ज्यादा अंदर का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा सही वो होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाश डेवलप्ड बाय DRDO इज, तो आकाश जो डेवलप किया गया था DRDO, तो सबसे पहले DRDO को फुल फॉर्म देखें तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही है और जो इसके प्रेजेंट हेड हैं वो G सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, तो DRDO क्या काम करता है, DRDO डिफेंस का सामान बनाने का काम करता है इंडिया के लिए। अब बात करते हैं आकाश की, तो आकाश 2015 में डेवलप्ड एक शॉर्ट रेंज मिसाइल था। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स का सबसे अच्छी मिसाइल और एक्चुअली आज तक है। ठीक है, अगर हम मीडियम रेंज की बात करें तो हमको पता हो ब्रह्मोस का हमने नाम सुना है, तो मीडियम रेंज मिसाइल है। और अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात करें तो मैत्री एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ठीक है, अब ये कैसी मिसाइल है, कई सारी मिसाइल होती है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आकाश है वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द काउ हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2015, तो काउ को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2015 में किसने घोषित किया था, तो इसका सिंपल आंसर याहू इंडिया है। ये हमारे रिलेवेंट अभी नहीं है, ये पहले उस समय करंट का क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है कि उस समय करंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, और जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे एनटीपीसी के लिए तब हम इस टाइप के ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीका वायरस विच कॉजेस न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिसऑर्डर इज ट्रांसमिटेड बाय, तो जैसे जीका वायरस, अभी हमने कुछ देर पहले ट्रांसमिशन की बात की, जो कैंसर होता है वो नॉन ट्रांसमिटेबल होता है। ठीक है, मगर जीका वायरस जो है वो पूछ रहा है कि किससे ट्रांसमिट होता है,
तो आपको याद रखना है जो मॉस्किटो बाइट्स होते हैं, मच्छर के काटने से जीका वायरस ट्रांसमिट होता है। अब जीका वायरस का प्रकोप इंडिया में बहुत कम रहा है। जीका वायरस मेजरली अफ्रीका जैसी कंट्रीज में या साउथ अमेरिका जैसी कंट्रीज में, ठीक है, इनमें काफी रहा है, बट इंडिया में उसका प्रभाव कम रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। स्टेटमेंट है दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर वन मैन, सॉरी यहाँ पे वन है, वन मैन इज वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। इसका मतलब है मानव के लिए छोटा सा कदम है मगर मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था? तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत हिस्टोरिक होने वाला है। तो ये बोला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता होगा कि ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जो मून में कदम रखा था जिन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने कदम रखने के बाद ये चीज बोली थी, ठीक है। तो याद रखना ये स्टेटमेंट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, जीएसटी बिल जो 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था वो किस टाइप का बिल था, ठीक है। तो क्या वो फाइनेंशियल बिल था, नॉट अ मनी बिल था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है सबसे पहले कि जो जीएसटी था, जीएसटी फर्स्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 2017 में लागू किया गया था, ठीक है। तो ये कैसा बिल था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, क्योंकि इसको आपको समझ में आ गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा था, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये ऑर्डिनरी बिल नहीं था। ऑर्डिनरी बिल कैसे टाइप के बिल होते हैं? ऑर्डिनरी बिल वैसे बिल होते हैं जब किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो तो वो एक ऑर्डिनरी बिल होगा, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो तो वो एक ऑर्डिनरी बिल होता है। फाइनेंशियल बिल वो होते हैं जो मनी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल बिल में आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया था? तो वो आर्टिकल 249 में जोड़ा गया था और 249(1) में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज गुड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर? तो पानी को स्वच्छ करने के लिए इनमें से कौन सा एजेंट अच्छा होता है? कैटलिस्ट एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, स्टेरलाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कैटलिस्टिक एजेंट क्या होता है? हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कोई भी कैटलिस्टिक एजेंट वो होता है जो किसी रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है। तो इससे कोई रिलेशन नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है, बट आपको याद रखना है कि पानी को प्यूरिफाई करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, तो वो होता है ओजोन, O3, ठीक है। स्टेरलाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो जब भी किसी चीज को स्टेरलाइज किया जाता है, ठीक है, किससे? वाटर वेपर से या वाटर से, गर्म पानी से या वाटर वेपर से स्टेरलाइज मतलब जैसे नीडल्स को स्टेरलाइज किया जाता था पहले, तो स्टेरलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये स्टैटिक फैक्ट है, आपको याद रखना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को, ठीक है। 5 अप्रैल को क्या होता है? 5 अप्रैल को हमारा नेशनल मैरीटाइम डे होता है। मैरीटाइम मतलब नौसेना दिवस होता है, ठीक है। 15 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे होता है, ठीक है। ऐसी स्पीसीज जो डेंजर में है उनके कंजर्वेशन के लिए 15 मई को इंडेंजर्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। 15 जुलाई को ऐसा कुछ खास नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट बाउंड्री विथ विच कंट्री? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम स्टैटिक। आपको याद रखना है कि सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ हमारी जुड़ती है। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं हम मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वुमेन्स डबल जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा दिया गया था वो किसको दिया गया था? 2015 को। तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा मार्टिन हिंगिस एंड सानिया मिर्जा, ठीक है, 2015 में दिया गया था। अब देखिए टेनिस से अभी हमने 3 पेपर डिस्कस कर लिए हैं और स्पोर्ट्स से हमने बहुत क्वेश्चंस देखे। जैसे प्रीवियस में हमने देखा कि जो नेट होती है बैडमिंटन की उसकी बीच में हाइट कितनी होती है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट स्पोर्ट्स का आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नो टोबैको डे कब आता है? तो आपको याद रखना है नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 मई इंपॉर्टेंट है। 1 मई को हम लेबर डे मनाते हैं, ठीक है। ये डेज तो सबके सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेबर डे मनाया जाता है। तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के साथ टेक्नोलॉजी को ऐड करते हैं तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C,
इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन एनाटॉमी। आपको याद रखना है एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है, आपने प्रोस्थेटिक लेग्स वगैरह देखे होंगे जिनके लेग्स कट जाते हैं किसी कंडीशन के कारण, तो प्रोस्थेटिक लेग वगैरह बनाते हैं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। डीबगिंग कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे बग को हटाना, ठीक है। तो चेकिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज डीबगिंग। जब भी हम एरर्स को चेक करते हैं, ठीक है, जब आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि बायोस आता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। तो बायोस के समय जब सिस्टम चेक करता है एरर्स के लिए तो उसको हम डीबगिंग कहते हैं। इसके बाद एंटीवायरस वगैरह भी डीबगिंग ही करते हैं, ठीक है, जब सिस्टम चालू हो जाता है उसके बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो द 103rd इंडियन एनुअल साइंस कांग्रेस वाज हेल्ड इन। तो जो 103वीं इंडियन एनुअल साइंस कांग्रेस वो कहाँ हेल्ड की गई थी? तो इसका आंसर उस समय पे हो जाएगा क्योंकि वो 2015 में ये 103 साइंस कांग्रेस हुई थी, तो ये इसका आंसर है मैसूर। बट अगर करंट अफेयर की बात करें तो सबसे पहले जो 2020 में जो साइंस कांग्रेस हुई थी वो हुई थी आपकी बेंगलुरु में, याद रखना है। और जो 2022 में, क्योंकि 2021 में ये कैंसिल हो चुकी है, 2022 में जो होने वाली है वो होने वाली है पुणे में। ओके, तो ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एनटीपीसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द 69th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो आपको याद रखना है 69th मतलब 2015 की बात कर रहे हैं। तो उस समय प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट। अच्छा, अभी जो हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट की वो कौन सी है? तो वो 74वीं थी, 74th थी, ठीक है। इसमें कौन चीफ गेस्ट आए? तो इस बार कोरोना वायरस के कारण कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया है। बट अगर लास्ट ईयर 2019 की बात करें तो लास्ट ईयर 2019 में सी रामापोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है वो आए थे सन 2019 में, मतलब 73rd जो हमारी इंडिपेंडेंस डे था उसमें। तो इसी के साथ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर्स को रीच करने में। तो प्लीज अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।